Hi everyone. The short notification of UPSC, EPFO, APFC एग्ज़ाम इज़ आउट. अब सबसे पहले तो कन्फ्यूजन रहता है, भाई EPFO है, APFC है, EOAO है, क्या है. बहुत ब्रीफली बता देता हूँ. EPFO इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन दो पोस्ट के लिए हायरिंग करती है, APFC एंड EOAO. द लास्ट नोटिफिकेशन केम आउट इन 2023. उसके मैंने काफ़ी सारे सेशंस यूट्यूब पे किए थे. बहुत सारे उनमें से सेशंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अभी भी पड़े हुए हैं, सो यू कैन रेफर दोज वीडियोस, दोज सेशंस एज वेल. लेकिन आज का क्वेश्चन ये है कि यार नोटिफिकेशन आ गया है या शॉर्ट आ गया है, 26 को बड़ा वाला आने वाला है, नाउ इट इज़ सर्टन. इन दैट सिनेरियो वी हैव 4 months: अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. 30th नवंबर को एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं एज पर दी टाइम टेबल और द कैलेंडर गिवन बाय यूपीएससी, उनकी वेबसाइट पे है. इफ़ द एग्ज़ाम इज़ हेल्ड ऑन 30th नवंबर तो आपके पास 4 महीने हैं. नाउ इट इज़ नॉट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड द फॉल्ट लाइज ऑन यू गाइज, बिकॉज जो भी कोई वीडियो डाल रहा था उसको ट्रोल ही किया जा रहा था यूट्यूब पे. अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट्स का हुआ, जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे. फ़ायदा किसका हुआ? उन स्टूडेंट्स का हुआ जो इसको सीरियसली ले रहे थे और प्रिपेयर कर रहे थे. तो 4 months इज़ नॉट इनफ टाइम. बट मैंने पास्ट में भी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके ऐसे एग्ज़ाम्स को निकाल लेते हैं. तो उन स्टूडेंट्स की बात मैं एक एक करके अभी करने वाला हूँ कि 4 months में आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके हाउ कैन यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. एंड दिस एग्जामिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस. तो you are not completely prepared, but your neighbor is also not completely prepared. His neighbor is also not completely prepared. So nobody is completely prepared. तो यहाँ पर स्मार्टनेस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल. आप 20-20 दिन एक ही सब्जेक्ट उठा के बैठे रहोगे, नहीं होने वाला है एग्जाम क्लियर. द मैक्सिमम टाइम यू गिव टू एनी सब्जेक्ट इज 7 to 10 days. एक हफ्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ता, 2 weeks, दैट इज द मैक्सिमम टाइम यू कैन एलोकेट टू वन सब्जेक्ट. उतने टाइम पीरियड में नहीं हुआ, मूव ऑन टू द अदर सब्जेक्ट. डोंट गेट स्टक, बिकॉज द एडवांटेज हेयर इज दैट देर आर 15 सब्जेक्ट्स. तो आपके अगर 2-3 सब्जेक्ट नहीं भी हुए तो चलेगा, यू स्टिल हैव अ चांस टू क्लियर द एग्जाम. बट अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट ही किए थिंकिंग कि यार मैं करूंगा तो अच्छे से करूंगा कोई भी एक सब्जेक्ट, तो फिर तो नहीं होने वाला है. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और ऐसे स्मार्टनेस के बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं. आई विल कीप टॉकिंग अबाउट दोज पैरामीटर्स ओवर द नेक्स्ट 3-4 months. आप उनको ध्यान में रखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है. ठीक है, तो स्मार्टनेस को बहुत ध्यान रखना है. सेकेंडली, बिकॉज वी हैव 4 months, तो आर टाइम टेबल हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, बिकॉज अक्टूबर में वी विल हैव दिवाली, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स. नहीं भी ब्रेक लेना चाहोगे तो भी ब्रेक हो जाएगा. Therefore, it's very important that you stay strict. Otherwise, you'll end up wasting 10 days. And 10 days means 2 subjects. So, 2 subjects means anywhere between 15-20 marks. 15-20 questions, not even 15-20 marks. तो अगर अक्टूबर में दिवाली में आपने टाइम वेस्ट किया तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले होने वाली है, नई सिलेक्शन होगा. लेकिन अगर यहाँ पे डिसिप्लिन से आपने एग्ज़ाम, यहाँ पे अगर आपने अक्टूबर में दिवाली पे टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने अक्टूबर में दिवाली में डिसिप्लिन रखा, तो आपका टाइम टेबल विल बी ऑन ट्रैक. एंड इफ़ योर टाइम टेबल इज़ ऑन ट्रैक, ऑटोमेटिकली यू हैव अ चांस. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट स्मार्टनेस. एंड इन दैट स्मार्टनेस व्हाट आई सेड वाज यू हैव टू यूज़ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. यहाँ पर किस किस की क्या क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज है. यूपीएससी वाले स्टूडेंट की एग्जिस्टिंग नॉलेज है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें एग्जिस्टिंग नॉलेज इस स्टूडेंट की होती है. ठीक है ना. ज्योग्राफी नहीं आता है स्पेसिफिकली, एनवायरनमेंट वगैरह वो सब आता है. तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया. ओके, टू सम एक्सटेंट मैथ्स, रीजनिंग, बिकॉज सी सेट में तैयारी की होती है. बट जो भी आपके यूपीएससी में सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट बिकम्स योर strength. Your objective should be to try and revise your strong areas, or your strengths
विद इन मैक्सिमम ऑफ 15 to 20 डेज। 15 से 20 दिन में सारे स्ट्रॉन्ग एरियाज रिवाइज करोगे। ये किस तरह से रिवाइज करोगे वो अभी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज, यूज इट, एंड द रिमेनिंग टाइम स्पेंड ऑन सब्जेक्ट्स दैट यू हैव नेवर रेड, जिनका वेटेज अच्छा खासा इस एग्जामिनेशन में है। स्पेंड दैट टाइम ऑन दो सब्जेक्ट्स, जिससे कि वो क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, गिवन दैट यू हैव रिवाइज्ड इनफ नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यूपीएससी वालों की ये स्ट्रेंथ हो गई, आपको पता है ऑलरेडी, आई डोंट हैव टू रिमाइंड यू, बट आई एम स्टिल डूइंग इट बिकॉज मुझे लगता है कि हम वो भूल जाते हैं एंड वी जस्ट कीप blindly studying all the subjects again and again, and that is not a good strategy. कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं who've done bachelor's or master's in commerce or an MBA and are also preparing for various examinations और now thinking कि मुझे APFC देना है, कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, their strength lies in subjects like accounts, audit, statistics, insurance। ये कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स, अब इनको मैं साथ में क्लस्टर करने वाला हूं जब आपको टाइम टेबल दिखाऊंगा। तो ये सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, आपको भी सेम अप्रोच फॉलो करनी है। रिवाइज दीज सब्जेक्ट्स एज सून एज पॉसिबल। 10, 15, 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन में रिवाइज करिए, दैट मीन्स 3 वीक्स। यू हैव अ टोटल ऑफ 16 वीक्स। आउट ऑफ दैट अबाउट 4 वीक्स शुड बी केप्ट फॉर रिविजन। तो अगर हमने वो 4 वीक्स हटा दिए, वी लेफ्ट विथ 12 वीक्स। Out of those 12 weeks you can spend a maximum of 2 to 3 weeks here। तो 12 में से 3 गए, 9 वीक्स बचे हैं आपके। इस तरह से मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके अपना टाइम टेबल बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है, और वही मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, अभी मैं दिखाऊंगा। तो यू हैव 9 वीक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स अदर देन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, विच इज़ अ गुड इनफ टाइम टू हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग। 9 वीक्स मतलब 2 से 2.5 महीना हो गया आपके पास, which is a good enough time to have a decent understanding of other subjects. So this is going to be your strength. कुछ बैंकिंग के स्टूडेंट्स के कॉल भी आ रहे थे मेरे पास कि सर मुझे भी करनी है अब तैयारी, बैंकिंग में तो नहीं हो रहा है, या फिर काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ में यूज़ कर सकता हूँ। द गुड थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का वेटेज कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं। Lot of questions come from maths, reasoning, English. So banking is a good, if you have been preparing for banking exams and if you're good at these subjects, तो फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड करना है। इन द लास्ट 1 month ओनली यू विल बी पिकिंग अप दीज सब्जेक्ट्स। ज़रूरत ही नहीं है, और अगर और एग्जाम्स दे रहे हो तो दिन में से 2-3 घंटा आपको निकालना है, दैट इज इट। दैट मीन्स you have entire 12 weeks to prepare other subjects. Now the disadvantage is that these remaining subjects are not less, there are a lot. You might not be able to complete all the subjects, but आपके पास टाइम ज़्यादा है। आरबीआई वालों के पास क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, योर प्रिपरेशन इज better than the banking aspirants, commerce students, UPSC aspirants, because the level of maths, reasoning, English is highest in RBI. So that is going to be your biggest strength, and I would recommend that you use it. Use that strength. Don't let it go waste. उसके बाद क्या एडवांटेज है? इकोनॉमी इज गोइंग टू बी योर मेजर एडवांटेज, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी आप डिटेल में पढ़ चुके हो। अकाउंट्स आपने नहीं पढ़ा है, ऑडिट आपने नहीं पढ़ा है, स्टैट्स नहीं पढ़ा है, इंश्योरेंस आपने पढ़ा नहीं है, बट इंश्योरेंस इज simple to understand if you have an orientation towards finance. So you will not find it difficult to cover insurance and social security. आपका 2-3 दिन में social security और insurance खत्म हो जाना है। So this is also going to be your advantage. So use these advantages. इसके अलावा कुछ subjects होंगे जो आपको नए latest बिल्कुल scratch से पढ़ने पड़ेंगे। The problem for these aspirants, all of these aspirants is going to be RBI एग्जाम कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। आई जस्ट हैड अ डिस्कशन विद सम ऑफिसर्स इन RBI, दे सेड अगले 1 महीने में कभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है और 29th डे पे भी आ सकता है। नोबडी नोज राइट नाउ कब आएगा, बट अगले 1 महीने में कभी भी आ सकता है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्स बैंकिंग के भी अभी पेंडिंग है, तो आपको भी मल्टीपल एग्जाम्स यहाँ पे टैकल करने पड़ेंगे। दैट जगलिंग माइट बी वेरी प्रॉब्लमैटिक।
इन दैट सिनेरियो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सब एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो, बट स्मार्टली प्ले करो, जो हमने यहाँ पर अभी 4 मंथ्स के लिए बनाया था. You have to find out your own smart move. You can try and discuss with me if I'm able to give time to you. I try and give time to the maximum students possible over call and over Google Meet, and my team also does that. But at the end, your smart move has to be your own. आप पूरे दिन बैठिए, एक दिन लगाइए, आराम से समझिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अगले 6 महीने में व्हाट द एग्जाम्स आई एम गिविंग, तो उसके हिसाब से आप स्मार्ट मूव अपना खुद का बना सकते हो. यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू हैव द बिगेस्ट मेजर एडवांटेज हियर बिकॉज यूपीएससी एग्जाम हो चुका है. इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स देन यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. इफ यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ राइटिंग प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर और यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. अगर मेंस लिख रहे हो, आई वुड नॉट रिकमेंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू एपीएफसी. आफ्टर योर मेंस गिव आउट 1 or 2 months टू एपीएफसी एग्जाम, दैट वुड बी बेटर. वहाँ पे आपका अपना स्मार्ट मूव फिर बनेगा. ठीक है, चलिए ये हमने समझ लिया. लेट्स ट्राई एंड कम टू द टाइम टेबल नाउ बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और मुझे लग रहा है वही आप लोग देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ बैठे हो, मेरी बातें सुन रहे हो इतनी देर से. देखो मैंने टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया. द फर्स्ट पार्ट इज़ द एंटायर सिलेबस, उसकी लिस्ट है पूरी. ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. इसमें अभी मैंने एनवायरनमेंट नहीं डाला है, बट एनवायरनमेंट में डालने की सोच रहा हूँ अलॉन्ग विद सम टाइम एलोकेशन. वो मैं डाल दूंगा. अगर हमें लगेगा कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं अच्छे खासे, तो वो थोड़ा एनालिसिस करके फिर डालेंगे. ठीक है, तो ये पूरा 8 पेज का टाइम टेबल नहीं है, ये पूरा सिलेबस है. एंड दिस सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे आता है टाइम टेबल. तो पहले मैं टाइम टेबल समझाऊंगा, उसके बाद मैं सिलेबस पे आऊँगा. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, कन्फ्यूज जाओगे. टाइम टेबल पे हम जैसे ही आते हैं, आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है और क्या क्या रेलेवेंट हो जाता है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट वन बाय वन. देखो मैंने पूरी प्रिपरेशन, एज आई सेड, माई माइंड वर्क्स इन 2 weeks. सो आई हैव डिवाइडेड द एंटायर प्रिपरेशन इन 2 weeks. उसका फ़ायदा ये है कि वीक बहुत बड़ा भी नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं होता. 7 दिन है, 7 दिन में से 5 दिन आप आराम से इंटेंसिटी के साथ पढ़ सकते हो. जब इंटेंसिटी के साथ, फोकस के साथ, अच्छे से प्रेशर के साथ आपने 5 दिन पढ़ लिया, तो छठे दिन आधा दिन रेस्ट लेके फिर उसके बाद टेस्ट लगा सकते हो. और उसके बाद 7वां दिन थोड़ा सा रिलैक्स करके 7वें दिन के एंड तक यू कैन स्टार्ट स्टडिंग अगेन. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ वीक वाइज स्टडीज. दैट इज़ वाई आई ऑल्सो टीच एंड स्टडी ऑन अ वीकली बेसिस. सब कुछ वीक वाइज चलता है. अगर वीक्स में डिवाइड करें तो the entire preparation can be divided into 16 weeks. टोटल 16 weeks का टाइम टेबल बनेगा. 16 weeks में से पहले मैंने 10 weeks निकाले हैं पूरे कवरेज के लिए, और रिवीजन स्टार्ट होता है वीक 11 से. ठीक है ना, ये वीक 13 से भी कर सकते हो. मैंने 10 weeks निकाले हैं. थोड़ा बहुत टाइम आप वेस्ट करोगे, 10 के 12 ही हो जाएंगे, मुझे भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है. बट इवन देन एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया है 10 weeks का. अभी 10 weeks में समझते हैं क्या उठाएंगे. अब देखो स्मार्ट मूव यहाँ पे जो मैं बार बार रिपीट करूँगा वो क्या होगा. लेट्स से तुम आरबीआई के एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, तो फिर इकोनॉमी नहीं पढ़ोगे यहाँ पे, तो फिर आप ऑडिट नहीं पढ़ोगे यहाँ पे. ठीक है ना, अकाउंट्स भी शायद, क्योंकि फाइनेंस पढ़ लिया तो थोड़ा डिले कर सकते हो. यू विल ट्राई एंड पिक अप दी सब्जेक्ट्स दैट आर योर वीक सब्जेक्ट्स. मैंने यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स पहले क्यों उठाए हैं, बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड कवर. ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं, दे आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंटेंस, ज़्यादा समय लगता है, ब्रेन में ज़्यादा पावर लगती है. दीज आर कंपैरेटिवली ईजियर एंड स्मॉलर. सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस बहुत छोटा है, अकाउंट्स बहुत बड़ा नहीं है, एक बार समझ आ जाएगा. बहुत बेसिक वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, आराम से कर पाओगे. ऑडिट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, पूरा थ्योरी है, पढ़ लोगे एक बार तो समझ आ जाएगा. इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज इज बिग. ये बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है. मैंने यहाँ 1 वीक दिया है, लेकिन 2 weeks लग सकते हैं, बट ट्राई करेंगे कि 1 वीक में इसको ख़त्म करें. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टाइम टेबल. टाइम टेबल इंटेंस है एंड इट हैज़ टू बी इंटेंस. आपके दिन को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग.
मॉर्निंग का ले लो 3 आवर्स का एक स्लॉट। वर्किंग हो तो फिर तो ये टाइम टेबल आपकी रीच से बाहर है, नहीं हो पाएगा। आफ्टरनून में आपको 2 घंटा तो लगाना पड़ेगा और इवनिंग में 2 घंटा लगाना। 3 2 5 2 7 घंटे हो गए, ये तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा, बिकॉज 4 महीने में 16 हफ्तों में आपको सब कवर करना है। जो जो जिसने ज़्यादा कवर किया हुआ है ऑलरेडी, उसको वो एडवांटेज मिलता जाएगा। तो यहाँ पे टाइम या तो कम कर दो या ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर लो। तो हमने सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस उठाया, बिकॉज जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उल्टा करते हैं, rather देन पिकिंग अप समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट वी ट्राई एंड पिक अप समथिंग दैट इज़ ईजियर। क्यों? जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आए और इसकी रेलेवेंस भी है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, आसान भी है, तो इसलिए सबसे पहले उठाया। आफ्टरनून में चाहे आपको मैथ्स आता है नहीं आता है, नहीं आता है बिल्कुल भी, बिल्कुल गोल हो, तो उठा के आप मैथ्स पढ़ना शुरू करोगे क्लासेस के थ्रू और साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। मुझे लगता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, इसलिए उस सिनेरियो में आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस साथ के साथ स्टार्ट करोगे। पढ़ने में आधा घंटा लगाया, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, फिर 1.5 घंटे प्रैक्टिस किया, दैट वुड मेक मोर सेंस। इवनिंग में करंट अफेयर्स उठाओगे, यू डू नॉट पिक अप न्यूज़ पेपर्स एंड स्टफ लाइक दैट, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी केस, क्योंकि 4 महीने हैं बस। आप स्टार्ट करोगे स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड सर्वे से, जो टॉपिक वाइज हैं कि यह स्कीम्स मैंने ये 400 स्कीम खत्म कर ली, तो अब ये हो गया, साइड में रख दिया, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट नाउ, ठीक है ना। इसलिए इसको पहले कवर करोगे। इसके बाद जब ये कवर हो जाएगा, मैंने इसको टोटल 4 वीक्स दिए, मतलब 1 महीना दिया है, उतना टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप पीआईबी और फैक्चुअल करंट स्टार्ट करोगे, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जब पीआईबी और फैक्चुअल करंट हो जाएगा, उसके बाद फिर साइकिल को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर से वापस आते हैं। वीक 1 में हमने सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस उठाया मॉर्निंग में, मैथ्स की प्रैक्टिस करी आफ्टरनून में। मैथ्स की प्रैक्टिस हम 2 वीक्स तक करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट किया टीम्स, रिपोर्ट्स एंड सर्विस से। वीक में अभी हम बस एक टेस्ट लिखेंगे एवरी सैटरडे और एवरी संडे। मैंने यहाँ पर संडे लिखा है। एवरी संडे लेट्स से यू एलोकेटेड टाइम फॉर टेस्ट। आप इस दिन एक टेस्ट लिखोगे टोटल, जिसमें आप 90 क्वेश्चंस उठाओगे सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस के। और मैथ्स की प्रैक्टिस तो आप डेली कर रहे हो क्वेश्चंस के थ्रू, लेकिन यहाँ पर 30 क्वेश्चंस उठाओगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के। खाली मैथ्स के क्वेश्चंस क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश भी प्रैक्टिस के थ्रू ही आपका इंप्रूव होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट डे से आप रीजनिंग, इंग्लिश भी उठाते हुए चलो टेस्ट के थ्रू। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हो, रीजनिंग काफ़ी लॉजिकल होता है, इंग्लिश तो पूरा लॉजिकल होता है। अगर अंग्रेजी पढ़ी है ज़िंदगी में, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज। तो आप 30 क्वेश्चंस का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का टेस्ट बनाइए। 30 को 40 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, 90 को कम भी कर सकते हो, दैट इज़ अपॉन योर चॉइस। ये मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, क्योंकि इतना ही अप्रॉक्स वेटेज रहेगा एग्जाम में, इससे थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने वीक 2 में इकोनॉमी उठाया, साथ में मैथ्स प्रैक्टिस उठाई, और साथ में सेम चीज़ हम स्कीम्स, रिपोर्ट, सर्विस को रिपीट कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी हमारा हो रहा है। यहाँ पर हर वीक में एक टेस्ट लिखोगे आप। पहले 10 वीक्स के लिए यू आर टेकिंग 1 टेस्ट एवरी वीक। नाउ दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ 120 क्वेश्चंस एज हैपन्स इन द एग्जाम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लगाने की आदत नहीं डालोगे, जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की, तब तक आपकी एग्जाम के लिए तैयारी पूरी नहीं होगी, आधी ही होगी। ये सब पढ़ने के बाद भी आधी ही तैयारी होगी इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रेगुलर टेस्ट, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वीक 3 पे। वीक 3 में अब ये सारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, ये सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मैंने सारे एक साथ उठाए हैं। सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, अकाउंट्स, ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, स्टैट्स नहीं उठाया है बस। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स मैंने कॉमर्स वाले एक साथ रखे हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आपके दिमाग में फ्लो बनने लगता है, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स। इकोनॉमी पढ़ लोगे तो ऑडिट पढ़ना समझना आसान होगा, अकाउंट समझ लोगे ऑडिट पढ़ना और आसान होगा। सोशल सिक्योरिटी पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ना थोड़ा आसान हो गया। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, दे लिंगो इज द सेम। हमने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 2-2 हफ्ते का टारगेट्स बनाए। 2 हफ्ते मैथ्स प्रैक्टिस करी, देन 2 वीक्स रीजनिंग, देन 2 वीक्स इंग्लिश। उसके बाद हम आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो कि यूपीएससी वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, दीज 3 मेजर सब्जेक्ट्स।
अगर हमें एनवायरनमेंट भी पढ़ना हुआ तो वो भी ऐड होगा यहाँ पर। वीक 9 में आता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। हमने सेम चीज़ चल रही है, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, जैसे यहाँ पर हमने पॉलिटी पढ़ा तो यहाँ पॉलिटी, यहाँ हमने साइंस पढ़ा तो यहाँ साइंस का टेस्ट, यहाँ हमने स्टैट्स पढ़ा तो यहाँ स्टैट्स का टेस्ट, ये हम रिपीट करेंगे। वीक 10 हमने कंप्यूटर्स में लगाया, ऑल दो कंप्यूटर्स में एक हफ्ता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो काफ़ी ब्रीफ है, मतलब आई थिंक अराउंड 8-9 आवर्स में पूरा कंप्यूटर्स ख़त्म है, उसमें आपका कंप्यूटर्स हो जाएगा, तो 2-3 दिन में आप पूरा कंप्यूटर्स उड़ा सकते हो। बट फिर भी मैंने पूरा वीक दिया है, जो भी आपका टाइम बचेगा वो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम हो गया, उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने इंग्लिश प्रैक्टिस एंड किया, करंट अफेयर्स एंड किया और टेस्ट 10 हमने एंड किया। अब ये 10 टेस्ट होने के बाद और 10 वीक्स होने के बाद योर रिविजन साइकिल विल स्टार्ट। देखो ये समझना ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इंक्लूडिंग दिस एग्ज़ाम, there is one major key that will help you to clear the exam। मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है इसको, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये नहीं कर रहे हैं। या तो इसको रिवीजन बोल दो या फिर इसको रेपिटेशन बोल दो, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। कोई स्टूडेंट रेपिटेशन से समझ पाता है, कोई स्टूडेंट रिवीजन से समझ पाता है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। दिस इज वन मेजर की। एक स्टूडेंट ने 4 महीने में बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करी, एक ही बार पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, एक ही बार सारे मॉक्स लगाए और एग्ज़ाम देने गया। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने 2 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म किया, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा, आधी चीज़ें याद हैं आधी चीज़ें याद नहीं हैं। अगले 1 महीने में ही रिवाइज दी एंटायर सिलेबस अगेन, अभी भी उल्टा सीधा ही किया, थोड़ी बहुत और बेटर याद हो गई, थोड़ी नहीं याद हुई। एक और महीने में फिर से एक बार और रिवाइज किया पूरा सिलेबस। टेस्ट भी लिख रहा है, जब रिवीजन कर रहा है तो टेस्ट भी लिख रहा है, ऑटोमेटिकली टाइम ज़्यादा मिलेगा तो टेस्ट लिखोगे। इसने शायद, चांसेस आर वेरी हाई कि फर्स्ट स्टूडेंट से टेस्ट ज़्यादा लिखे, और रिवीजन 2 बार किया। फर्स्ट स्टूडेंट ने एक भी बार रिवीजन नहीं किया, सेकेंड स्टूडेंट ने एक बार पढ़ा, फिर एक बार रिवीजन किया, फिर एक बार और रिवीजन किया, और ये एग्ज़ाम लिखने गया। फर्स्ट स्टूडेंट स्मार्ट भी ज़्यादा था, सेकेंड स्टूडेंट कम स्मार्ट था, बट इवन देन चांसेस आर वेरी हाई। अब ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैं गारंटी से तो नहीं बोल सकता, बट बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस चांसेस आर वेरी हाई कि सेकेंड स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा आएंगे, या उसका सिलेक्शन शायद फर्स्ट वाले से पहले होगा। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि रेपिटेशन रिविजन इज़ वन ऑफ द मेजर कीज़ इन दिस एग्ज़ाम। जब आप रिवाइज करते हो बार बार तो आपकी परमानेंट मेमोरी में ज़्यादा सामान जाने लगता है, ठीक है। जिस बच्चे ने एक ही बार पढ़ा है उसकी परमानेंट मेमोरी में बहुत कम सामान गया होगा, और जो गया भी होगा वो रिकॉल करने में एफर्ट लगेगा। जिसने 2-3 बार रिवाइज कर लिया उसके लिए वो आसानी होगी। तो 10 वीक्स के बाद, आफ्टर 10 वीक्स, योर रेपिटेशन साइकिल बिगिंस फ्रॉम वीक 11। वीक 11, एक वीक के अंदर अंदर जो हमने फर्स्ट क्लस्टर बनाया था, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑडिट, लेबर लॉ, ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर था। इस पूरे क्लस्टर को आपको एक वीक में रिवाइज करने की कोशिश करनी है। फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, डजेंट मैटर, दिस इज आवर टारगेट। इसी वीक में अब आप करंट अफेयर्स, आपने मेजॉरिटी कवर कर लिया ऊपर 10 वीक्स में, अब आप उसको रिवाइज करोगे। आफ्टरनून में हमने मैथ्स प्रैक्टिस वगैरह हटा दिया अभी, अब हम ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड करेंगे और इस पे स्पेंड करेंगे रिविजन में। और हम हाउ आर वी गोइंग टू रिकवर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा स्टूडेंट को कि यार मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस रोक दी, यहाँ पे वीक हो जाऊंगा मैं। नहीं होगे, क्यों? बिकॉज नाउ यू आर नॉट राइटिंग 1 टेस्ट एवरी वीक, यू आर नाउ राइटिंग 2 टेस्ट एवरी वीक। दिस इज हाउ यू स्टेप अप योर एंटायर प्रेप। अब आप एक टेस्ट नहीं लिख रहे हो, 2 टेस्ट लिख रहे हो। वेडनेसडे को आपने 2 टेस्ट लिखे, संडे को आपने 2 टेस्ट लिखे, और ये दोनों टेस्ट साथ में चलेंगे। सबसे पहले आपने एक टेस्ट लिखा कॉम्प्रिहेंसिव 120 क्वेश्चंस का, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो, रिवीजन नहीं किया तो भी चलेगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट तुमने लगाया, और इस टेस्ट में आपके ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड। कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करोगे, कुछ सब्जेक्ट्स में गोल हो जाओगे, बट इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। इस टेस्ट का एनालिसिस भी करोगे आराम से बैठ के। तो ये पूरा वेडनेसडे आपका टेस्ट में ही जाएगा। पूरा वेडनेसडे मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लगाया सबसे पहले। जैसे ही वो टेस्ट खत्म हुआ, रेस्ट करने के बाद मैंने दूसरा टेस्ट लगाया, जिसमें मैंने 90 क्वेश्चंस उठाए इस क्लस्टर के,
और 30 क्वेश्चंस उठाए मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के। तो देखो मैंने मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश यहाँ पर भी टेस्ट कर लिया और मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश यहाँ पर फिर से टेस्ट कर लिया, एंड आई एम डूइंग इट ट्वाइस एवरी वीक। तो 4 बार कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी टेस्ट, सो इट इज़ एज गुड एज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सेपरेटली। इसलिए एमआरई की जो आपकी लेवल है वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 टेस्ट लगाने के बाद पूरा दिन बैठ के आराम से एनालिसिस करोगे। 5-6 घंटे आपने ये टेस्ट भी लगाया तो भी आपके पास 3 घंटा आराम से है जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस गलत किए उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, जो क्वेश्चन सही किए उसमें अपने आप को शाबाशी दे दो। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू डू इट ट्वाइस। दिस इज हाउ डिसिप्लिन इज गोइंग टू पे यू। इफ यू डू इट ट्वाइस फॉर द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स, विच इज़ नॉट मच, 1.5 months, कुछ भी नहीं होता है 1.5 महीना। अगर ये 1.5 महीने के लिए आपने ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया और ये दिवाली का टाइम होने वाला है, तो बिलीव मी योर एग्जामिनेशन कैन बी अ लॉट बेटर, योर चांसेस ऑफ सक्सेस कैन बी अ लॉट बेटर, एंड योर एंटायर फ्यूचर कैन चेंज। यहाँ पे आलस करोगे, यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ोगे, यहाँ अपने मन से पढ़ोगे, इमोशंस के थ्रू पढ़ोगे, तो फिर भाई एग्जाम नहीं निकलने वाला है। दैट इज़ वेरी क्लियर, ओके। तो दिस इज द मेजर चेंज दैट वी हैव डन इन रिवीजन साइकिल। हमने क्लस्टर एक उठाया, उसको रिवाइज किया, हमने करंट अफेयर्स रिवाइज किया, एमआरई हटा दिया, और हमने एमआरई को वीकली 2 टेस्ट के साथ, इनफैक्ट 4 टेस्ट हैं, 2 दिन हैं, 2 दिन हैं, 4 टेस्ट हैं, उनके साथ हमने कवर करना शुरू किया। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। हमने सेकेंड क्लस्टर उठाया वीक 12 में, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स। स्टैटिस्टिक्स ऊपर ले जाना चाहो ले जा सकते हो, दैट इज़ अपॉन यू, बिकॉज यहाँ पर वो उतना मिक्स नहीं होता है, बट साइंस के साथ मैच करता है, इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स और साइंस साथ में रखा है। यहाँ पर भी रिवीजन करोगे करंट अफेयर्स का, एंड द टेस्ट साइकिल इज गोइंग टू रिमेन द सेम। वेंसडे को 2 टेस्ट, संडे को 2 टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम आए फिर वीक 13 में। अब हमारे देखो द ब्यूटी इज, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ, 2 वीक्स में सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो गया। मैंने एक क्लस्टर रिवाइज किया यहाँ पर और दूसरा क्लस्टर रिवाइज किया यहाँ। हो सकता है सारे क्वेश्चन, सारा हिस्ट्री ना रिवाइज कर पाओ, बट इट्स ओके, जितना हुआ उतना करके आगे बढ़ो, क्योंकि फिर से रिवीजन साइकिल चलेगी। फिर से फर्स्ट क्लस्टर पे आओगे, उसका रिवीजन करोगे, फिर से सेकंड क्लस्टर पे आओगे, फिर उसका रिवीजन करोगे, फिर से फर्स्ट क्लस्टर पे आओगे, फिर उसका रिवीजन करोगे, जो छूट गया वो उठाओगे, फिर से सेकंड क्लस्टर पे आओगे, फिर उसका रिवीजन करोगे। और हर वीक आप 2 दिन टेस्ट लगा रहे हो, 4 टेस्ट लगा रहे हो, 2 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लगा रहे हो, 2 जिस भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो उस सब्जेक्ट का टेस्ट लगा रहे हो। तो इस तरह से यू आर बिल्डिंग अप योर सब्जेक्ट ऑल्सो, एंड यू आर टेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑल्सो। जब 10 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, 10-15 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लगा लोगे ना, तो रियलाइज होगा कि कितनी बेटर है तुम्हारी प्रिपरेशन, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टाइम मैनेजमेंट इज टू बी डन, यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, यू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ अटकता हूँ हर एक पेपर में, कौन से सब्जेक्ट में मेरे अटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये सब चीज़ें समझ आने लगेंगी। एंड व्हेन यू जनरेट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली योर प्रिपरेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स, इट बिकम्स बेटर, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया पूरा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल के ऊपर आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में बहुत जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, बिकॉज बहुत लंबा है, पूरा बताने लगूंगा बोर हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। इसलिए मैं जूम इन करके चलिए देखो, टोटल 15 सब्जेक्ट्स दिखने में बहुत ज़्यादा हैं, है भी बहुत ज़्यादा, कम नहीं है, बट 15 सब्जेक्ट्स में से 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, हर स्टूडेंट के लिए 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उसने पढ़े होंगे, सारे मिक्सअप इस तरह से होंगे ही होंगे। बैंकिंग वाला स्टूडेंट है तो उसने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत इकोनॉमी शायद पढ़ा है। कॉमर्स वाला स्टूडेंट है तो उसने अकाउंट्स, ऑडिट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। यूपीएससी वाला स्टूडेंट है तो उसने और सब्जेक्ट्स पढ़े हैं यूपीएससी वाले, ठीक है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट इज कि ये सबके लिए न्यू है, न्यू फॉर एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन। इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और आपने मास्टर्स करी है, तब आपको कॉलेज में पढ़ाया होगा, बट अगर मास्टर्स नहीं करी है तो बहुत ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत ही पढ़ाया होगा, डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा, याद नहीं होगा। तो अदर देन कॉमर्स स्टूडेंट्स, नोबडी इज़ रेड दिस सब्जेक्ट, सबके लिए न्यू है। मैंने यहाँ पे 7 दिन यहाँ के इसके लिए दिए हैं, 7 दिन कम है, आई नो दैट,
बट जितना 7 दिन में कवर कर सकते हो उतना कवर करके आगे बढ़ो। मैंने जो कोर्स में दिया है वो भी इस तरह से दिया है कि भाई 6-7 दिन में आप कवर कर सको। अदरवाइज खींचने को तो 1 महीना भी पढ़ते रहो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो बेटर है 7-8 दिन में कंप्लीट करके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। दिस इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इज द सेकेंड वन, जिसको मैंने खाली 2 दिन दिए हैं। ये यहाँ पे गलती से इधर आ गया है, और इसको 2 दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि बहुत लंबा नहीं है, नंबर 1, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सोशल सिक्योरिटी में पीएचडी करनी है। क्वेश्चंस बेसिक आते हैं, आपको बेसिक सोशल सिक्योरिटी के पता है, पेंशन वगैरह के पता है, एक्ट्स पता है, काफ़ी है। इंश्योरेंस 5 दिन दिया है, ऑल दो 5 दिन से कम भी लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं कम भी लगा सकते हो, बिकॉज इंश्योरेंस काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है। हमारे आसपास सब जगह इंश्योरेंस है, हम डेली बहुत सारे एड्स देखते हैं इंश्योरेंस के, सो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। बस कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझ लोगे एक बार तो इंश्योरेंस समझना और आसान हो जाएगा। अकाउंट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर सम स्टूडेंट्स। जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको बहुत आसान लगेगा, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनको बहुत मुश्किल लग सकता है। बट यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से अकाउंट्स पढ़ाया है, अगर 1 हफ्ता दे दोगे तो शायद आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा अकाउंट्स में। अकाउंट्स में एक चीज़ याद याद ध्यान रखना कि फर्स्ट रीडिंग में किसी को भी, जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, इन द फर्स्ट रीडिंग none of you is going to have complete clarity, you will have a lot of confusions because accounts is very complicated। लोग सीए करते हैं वो भी अकाउंटेंट ही होते हैं एक्चुअली, और अकाउंट्स और ऑडिट ही उनका मेन सब्जेक्ट होता है, और फिर भी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं अकाउंट्स को अच्छे से समझने में। तो अकाउंटिंग इज़ वेरी ओल्ड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी बिग सब्जेक्ट। लोग पीएचडी तक करते हैं अकाउंट्स में, तो ये एक्सपेक्ट करना कि भाई 6-7 दिन में मैं बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगा, नहीं होगा। बट यू विल हैव अ डिसेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर आएगी आपकी रेपिटेशन की साइकिल, दैट इज़ गोइंग टू बी योर की। जितनी बार रिवाइज किया, जितनी बार रिपीट किया, उतना बेटर रहोगे। रिवाइज नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, लेवल नीचे जाता जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट विच इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैंने 7 दिन दिए हैं, जो कि कम है मेरे हिसाब से। इफ़ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट तो 7 दिन में कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इट्स नॉट ईजी टू कवर इट इन 7 डेज, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 7-8 दिन से ज़्यादा दिया जाए फर्स्ट रीडिंग में। आधा अधूरा भी करोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले मॉडर्न से उठा सकते हो, बिकॉज मॉडर्न इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। फिर आप मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एंशंट पे जा सकते हो। 7 दिन में लेट्स से खाली मॉडर्न कवर हुआ, ठीक है, आधा अधूरा कवर हुआ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये ज़रूरी है जिससे कि आप टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट पढ़ सको। हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल मास्टर करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने टेस्ट ज़्यादा रखे हैं टाइम टेबल में, जिससे कि आप टेस्ट के थ्रू रिवर्स लर्निंग भी कर सको। फिर आता है इकोनॉमी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अगेन 7 डेज। यहाँ पे पूरा मैंने सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन 7 डेज, सारे चैप्टर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड अगर पहले नहीं पढ़ी है। यू विल एंड अप 1000 पेज की किताब हो गई है अभी वो, 7 दिन क्या 70 दिन में भी नहीं पढ़ पाओगे, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, कोई पॉइंट नहीं है। बेटर है कि जो मैंने 2 बड़े बड़े सेशंस डाले हुए हैं कोर्स के अंदर 10-12 घंटे के, उनमें कवर करो मेजर, और उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट से पढ़ लो, आपका मेजर नीड खत्म हो जाएगी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगेन यहाँ पे देखो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में वीक हूँ, तो इसलिए मैंने 14 दिन डाल दिए। जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको 7 दिन भी ना लगें शायद, खाली डॉक्यूमेंट्स पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, एनसीईआरटीज पढ़ लोगे, हो जाएगा। तो किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम। मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 6-7 दिन, मतलब जो जिनका बैकग्राउंड नहीं होता फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उनको टाइम लगता है। इंग्लिश को मैंने यहाँ 5 दिन दिए हैं, बट इंग्लिश को आपने नोटिस किया होगा टाइम टेबल में हमने एक भी दिन अलग से नहीं दिया कि हम पूरे दिन इंग्लिश पढ़ेंगे। हमने आफ्टरनून रखा इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए फॉर 2 वीक्स के स्लॉट्स बनाए थे, और उसके बाद हमने टेस्ट पे रिलाई किया। दैट इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी, बिकॉज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ने से नहीं आता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा आता है। तो बैठ के पढ़ना शुरू कर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेटर है कि आफ्टरनून में 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट बना के प्रैक्टिस करो। बेसिक्स एक बार पढ़ सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट देन प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर अवेयरनेस वेरी स्मॉल, 2 दिन में निपटाओ इसको, 7-8-10 घंटे की मेरी क्लास है।
उसमें पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस आप उड़ा सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। आधा आधा घंटे की 50 क्लास देखोगे, कोई पॉइंट नहीं है। रीजनिंग अगेन यहाँ पे 7 डेज दिए हैं, बट आपको 7 डेज देने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से टाइम मत निकालो, स्लॉट्स में जैसे इंग्लिश पढ़ा वैसे ही पढ़ोगे। स्टैटिस्टिक्स इज़ एक्चुअली लॉन्ग, तो अगर बैकग्राउंड नहीं है स्टैटिस्टिक्स का तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो, समझ भी ना आए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो। मैंने 7 दिन दिए हैं खाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के भी चले जाते हैं या बिल्कुल बेसिक्स पढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। मैथ्स को मैंने यहाँ 7 दिन दिए हैं, बट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों की जो टेक्निक होगी वो सेम चलेगी। ऑडिटिंग द 14 सब्जेक्ट 7 डेज दिए हैं। 5-6 दिन आपके लग जाएंगे ऑडिट में, अगर कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज करंट अफेयर, जिसके अंदर यही चीज़ें आती हैं: गवर्नमेंट स्कीम्स, पीआईबी, रिपोर्ट्स एंड सर्विस, फैक्चुअल करंट। ये 4 मेजर डिविजन्स हो गए हमारे करंट अफेयर्स के। ये भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करोगे इसको। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन कुछ नहीं दिया है। जो हमने देखा अभी टाइम टेबल में, फर्स्ट डे से इवनिंग टाइम 2 hours to 3 hours इज डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स। That is how you will be able to cover current affairs. Okay. I know it's a difficult exam. It's not an easy exam because it's combining aspects of both UPSC and, so to say, either SEBI or RBI or many regulatory body exams. So it's a combination of both, which makes it like a look like a monster. It is actually a monster. और 4 महीने एक्चुअली उतने ज़्यादा नहीं हैं, बट तुम्हारे लिए भी ज़्यादा नहीं है तो किसी के लिए भी ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ द की टू सक्सेस हेयर। दैट्स द रियलिटी। पीएचडी करने बैठोगे सारे सब्जेक्ट्स में तो कुछ नहीं मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ो, लिमिटेड टाइम में पढ़ो, ज़्यादा टाइम रिवाइज करो, अपने स्मार्ट मूव खुद क्रिएट करो। कुछ ना कुछ इनमें से सब्जेक्ट्स होंगे दैट यू मस्ट हैव रेड इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट। ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन हो। It's very simple. It's actually this simple. You will not be able to complete the syllabus. You will not be able to have 100% confidence in the exam. But through the timetable that I've given below, you can create a very smart timetable for yourself, और उस smart timetable से अपने chances बढ़ा सकते हो selection के। Okay? That is all from my side. Please study hard. Now that the notifications have started coming out, a lot of them will come out. तो पिछले 6 महीने में जिसने दिल लगा के पढ़ाई करी है उसका टाइम आ गया है अब उसके बेनिफिट्स रीप करने का। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।